एक विद्वान, एक चिंतक जो अपने देश से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने कर्म को अपना धर्म मान करके स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म को अपना धर्म, भगवान की पूजा मान करके, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया है सेवा करनी है ना। और भगवान अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग योग्यता देता है। हमारे भाई गिरीश पांडे जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, अहंकार उनको छू तक नहीं गया है। उनका एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में और भी वरिष्ठ अतिथिगण यहाँ पर विराजमान हैं। मिसिस पांडे हमारी बहन श्रीमती रीता जी, और उनके साथ साथ हमारे श्रीमती नीता अग्रवाल जी, श्री MP द्विवेदी जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री SS कुटियाल जी और UB सिंह जी, जो हमारे यहाँ पर बाईं और सभी अभ्यागत अतिथिगण विद्यमान हैं। एक बार सभी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से सभी अतिथिगणों को प्रणाम है। मैं अब अधिक भूमिका न बनाता हुआ एक बार पुनः सबके अभिनंदन के साथ मैं भाई गिरीश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। वो सबको अपने, वो बोलते भी हैं, वो वक्ता भी हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। तो एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में, और जब ये जो कवि हृदय होते हैं ना, उनको तालियां बहुत अच्छी लगती हैं और जो है वो अपने काव्य भी और अपना वक्तव्य भी जो वो उचित समझे इन युवाओं के लिए जो पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको अपनी अभिव्यक्ति से कृतार्थ करें। आदरणीय रामदेव जी को और देश के कोने कोने से आए हुई युवा शक्ति को, मित्रों को प्रणाम करते हुए कुछ बातें रखता हूँ आपके सामने। युवा शक्ति को लेकर जो ये विशाल आयोजन हो रहा है, इसमें आकर मुझे बहुत खुशी है। और दरअसल युवा शक्ति को ही देश का भविष्य संभालना है, बागडोर संभालनी है, तैयारी करनी है। तो उनको पूरी तैयारी के साथ, आशा के साथ अपनी अपनी भूमिकाएं तय करनी है। और आप सब तो युवा हैं ही, लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि जो भी अपने को जीवन भर विद्यार्थी मानता है, स्टूडेंट मानता है, वह भी युवा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही बना हुआ है जैसा जन्म के समय था। हाँ, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन सारे अंग प्रत्यंग वही हैं, सारा अनुपात वही है। तो वो सबसे बड़ा ईश्वर का वरदान, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का तोहफा, ईश्वर का गिफ्ट, ईश्वर का उपहार क्या है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। आपके मन में जो भी उत्तर आ रहे हैं सभी सही हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ कि ईश्वर का वो सबसे बड़ा तोहफा, गिफ्ट, उपहार जो ईश्वर ने दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। अगर मैं कहूँ कि वह उपहार है पीड़ा, दर्द, पेन, तो शायद आपको वेदना, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन देखिए, हमारे शरीर को अगर कुछ तकलीफ़ होती है, कटने फटने की संभावना होती है, पीड़ा होती है, हम वहाँ से हटा लेते हैं। अगर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो पतंजलि योगपीठ आते हैं, रामदेव जी के पास आते हैं, या डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमारे बालों को पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं दिया है। तो हम इन्हों कितने तरह तरह से काटते हैं, कटवाते हैं, फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्ट होने के नाम पे। इस मामले में हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं और योगी लोग, रामदेव जी जैसे लोग, ये बहुत समझदार हैं कि ये अपने बालों को वैसे ही रखे हुए हैं जैसा ईश्वर ने बनाया है। लेकिन हम पुरुष, बाकी पुरुष लोग देखिए अपने बालों के साथ, दाढ़ी मूंछ के साथ क्या क्या करते हैं। कल्पना करिए कि अगर ईश्वर ने हमारे बालों को भी पीड़ा या दर्द का उपहार जैसे नहीं दिया है, वैसे शरीर को भी पीड़ा और दर्द का उपहार नहीं दिया होता,
शरीर को पीड़ा दर्द नहीं दिया होता तो आज इसी विराट सभागार में कितने तरह तरह के शरीर मिल रहे होते, जैसे कितने तरह तरह के बाल मिल रहे हैं, बालों की स्टाइल मिल रही है। हर व्यक्ति अपने अपने कल्पना के अनुसार अपनी अपनी स्मार्टनेस या अलग दिखने के नाम पे कोनिकल बॉडीज, सिलिंड्रिकल बॉडीज, गोलाकार शरीर, कंधे किसी तरह के बनवा करके सभी यहाँ बैठे होते। लेकिन हमने वह सब नहीं किया है, हमने अपने शरीर को वैसे ही रखा है जैसा ईश्वर ने बनाया था, क्योंकि ईश्वर ने उसके साथ पीड़ा या दर्द या वेदना का उपहार दे दिया था। और ये पीड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पीड़ा या दर्द केवल हमारे शरीर को सुरक्षित ही नहीं रखता है, हमको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। अगर हम एक पिन या कोई भी नुकीली चीज़ यहाँ चुभाते हैं तो दर्द होता है, यहाँ कुछ करते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है और यहाँ शरीर नहीं है। तो मोटे तौर पे एक परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। एक मोटी सी परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ दर्द है या जहाँ जहाँ हमें दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। अब अगर हम इस परिभाषा को शरीर से आगे ले चलें तो वही ईश्वरीय तोहफा या उपहार रूप लेने लगता है संवेदना का, सेंसिटिविटी का, दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता का, कैपेसिटी टू फील पेन ऑफ अदर्स का। हम जहाँ जहाँ का और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर हो जाता है, शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर रामदेव जी आप सब का दर्द महसूस करते हैं तो आप सब इनके शरीर का विस्तार हो जाते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाते हैं। अगर हम परिवार का, बच्चों का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। और यह परिवार या समाज तक ही नहीं, अगर हम पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, प्रकृति, नदियों, इन सब का दर्द महसूस करते हैं, उनसे संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वे सब हमारे शरीर का विस्तार होने लगते हैं, हमारे शरीर का अंग होने लगते हैं, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी होने लगते हैं। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है, जब हम पूरे देश से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, पूरे देश के दर्द को महसूस करते हैं, तब पूरा देश हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, या पूरा देश एक विराट व्यक्तित्व बनने लगता है जिसके हम जीवंत अंग बनने लगते हैं। केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को नारे लगाने से हम देशभक्त नहीं होते, पैट्रियोटिक नहीं होते। हम देशभक्त होते हैं जब हम पूरे देश से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, और पूरे देश में फिर कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई प्राकृतिक हिस्सा, कोई राज्य, कोई भाषा भाषी अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा जुड़ाव, हमारा संवेदनात्मक जुड़ाव पूरे देश से नहीं होता। हम सच्चे देशभक्त तभी होते हैं जब इस देश में जो कुछ है उससे हम जुड़ाव महसूस करते हैं। और यही भाव जब थोड़ा और आगे बढ़ता है, जब हम पूरी धरती से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं तो पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है। और यही भाव थोड़ा जब और आगे बढ़ता है, जब हम पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स से जब संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमारे शरीर का विस्तार होने लगती है। और तब हम उस सच्चाई का एहसास कर सकते हैं जहां हम महसूस कर सकें अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्म हैं, या पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई है जिसके हम एक जीवंत अंग हैं। जब हम इस सच्चाई को महसूस करने लगते हैं तब हमारा आचरण, हमारा जीवन अपने आप अच्छा होने लगता है, क्योंकि यह शरीर एक है और पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, और हम सच्चाई यही है कि उसके एक जीवंत अंग हैं। लेकिन अगर हमें लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो हमारा एक अंग दूसरे अंग से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करता। वैसे ही अगर हम इस ब्रह्मांड के, धरती के, समाज के या प्रकृति के किसी हिस्से से संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं तो यह हमारा मानसिक लकवापन है। और इस मानसिक लकवापन को दूर करने की हमें साधना करनी होगी, कोशिश करनी होगी, और तब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण
बहुत अच्छा होने लगेगा, अपने आप बहुत अच्छा होने लगेगा। रामदेव जी ने कहा कि आज ज्ञान में भी जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें परिवर्तन की जरूरत है। आज हमें ज्ञान की थाली में ज्ञान परोसा जा रहा है। पूरी दुनिया के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें विन विन का, जीत जीत का सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है। जीत जीत का सिद्धांत क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो देश, कोई भी दो कॉरपोरेट कंपनियां अगर एक दूसरे से व्यवहार करती हैं तो इस तरह से व्यवहार करें कि दोनों का फायदा हो, दोनों की जीत हो। ये स्टीफन कवी की जो किताब है बहुत बहुत चर्चित रही है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और दुनिया के सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस पर आधारित हैं। लेकिन इसको जरा गहराई से विचार करिए। जीत जीत, दो व्यक्ति हैं, दो कंपनी हैं, वो पूरे धरती को, समाज को लूटते हैं, या जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, दो व्यक्ति हैं, देने वाले का भी भला हो रहा है, लेने वाले का भी भला हो रहा है। तो सारा अत्याचार, सारे लूट के सिद्धांत को मैनेजमेंट के जार्गन में विन विन के नाम पे हम दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तब बताइए कि गलत काम कैसे रुकेगा जब हम उसको ज्ञान की थाली में पढ़ा रहे हैं। तो इस विन विन के सिद्धांत को हमें समझना होगा और रोकना होगा। इसको मैंने बदला है और इसमें मैंने तीसरा विन जोड़ा है। तीसरा विन क्या है कि जो दो लोग, दो कंपनीज या दो देश आपस में व्यवहार कर रहे हैं, वह अपने दोनों के हित के साथ, दोनों की जीत के साथ, दोनों के विन के साथ इस धरती पर जो कुछ और है, जो कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जीत के बारे में भी सोचें, कम से कम ध्यान में रखें। तब कोई गलत काम करेगा ही नहीं। इसी तरह से हम जो बुद्धि की परिभाषा साइकोलॉजी में पढ़ा रहे हैं आज यूनिवर्सिटीज में, वही गलत हो गया है। उस परिभाषा को भी बदलने की जरूरत है। हाँ, हमें पढ़ाया जाता है बुद्धि की परिभाषा किस रूप में कि ये मान लिया जाता है कि सारे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। अब और जानवरों में, जीव जंतुओं में बुद्धि जब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं इशारा करूंगा उस एक्सपेरिमेंट की तरफ, कि अलग अलग जानवरों को पिंजड़ों में बैठाया गया, उनके सामने एक स्टिक या लाठी नुमा चीज रखी गई और उसके सामने खाने की चीज रख दी गई। यह माना गया कि जो जानवर या जो जीव जंतु उस स्टिक या लाठी के सहारे खाने की चीज झपट के अपने पास ले लेता है वो बुद्धिमान है, और जो नहीं झपट के ले पाता वो बेवकूफ है। उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार केवल 2 जानवर बुद्धिमान पाए गए। आदमी तो है ही, मान लिया गया। 2 और जानवर बुद्धिमान पाए गए, वनमानुष और बंदर। तो यह माना गया कि धरती पर 3 जानवर बुद्धिमान हैं, आदमी, वनमानुष और बंदर। मतलब यह है कि किस हथिया लेना, ग्रैब कर लेना, छीन लेना, ले लेना, इसी को बुद्धि माना गया। देने को बुद्धि कहा ही नहीं गया, परिभाषा के बाहर कर दिया गया। बताइए कि पढ़ाई में कितनी बड़ी कमी है कि देने को बुद्धि की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। मूर्खता मान लिया। बुद्धि की परिभाषा बदलनी होगी। इसी तरह से आप गहराई से सोचें तो बहुत सारी परिभाषाएं बदलनी होंगी। लेकिन एक, चूंकि आप युवा हैं, आपके लिए एक छोटी सी लघु कथा, फोक स्टोरी, लोक कथा मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल फोक स्टोरी है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। और मजे की बात यह है कि दुनिया की सभी भाषाओं में है। बचपन में तो मैंने अपने अवधि में बस्ती जिले में जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ वहाँ मैंने सुना, लेकिन जब मैंने आगे चल करके दुनिया की सारी भाषाओं में लोक कथाएं पढ़नी चाहिए तो यही लोक कथा मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में मिली। तो एक लोक कथा, एक छोटी सी कहानी जो पूरी दुनिया में लाखों साल से है, सोचिए कितना बड़ा उसमें मैसेज होगा, कितना बड़ा सूत्र होगा जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को लाखों साल से दे रही है। और कहानी की तरफ मुझे इशारा करना है, आप समझ जाएंगे, लेकिन युवाओं के लिए शायद इससे बड़ी कहानी दुनिया में और नहीं है, और इससे ज़्यादा ताकत देने वाली और दूसरी कहानी नहीं है। इसलिए आपके सामने इसको रखना बहुत ज़रूरी है। सूत्र रूप में रखूँगा। 2 चिड़िया थी, हमने तो तोता मैना सुना, कोई आप और दूसरी भाषाओं में दूसरी हैं। बहुत दिनों से भूखी थी, बहुत ढूंढने पर उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, उसको वो सोचती है 2 हिस्सों में बांट लें। एक खूंटे में रगड़ती हैं, रगड़ने से 2 हिस्सों में वो दाना टूट तो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा कोई खूंटे में दरार वगैरह रही होगी उसमें फंस जाता है।
आधा जो बाहर है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो खूंटे में फंसा हुआ है, तोता जब नहीं निकाल पाता तो जाके बढ़ई से रिक्वेस्ट करता है, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाई। ऐसा मैंने अपनी अवधि में सुना। बढ़ई डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ने खूंटा चीरे, पूरी बात बताता है, लेकिन मैं संक्षेप में ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग फायर के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो, हाथी भी डांटता है। जब सबसे निराश हो जाता है तब तोता रोते हुए जा रहा है और उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। जब पूरी बात चींटी को बताता है तोता, तो चींटी कहती है, चलो जितना मेरे वश में है उतना करूँगी। और चींटी के वश में कितना है, रेंगना, तो वो हल्के हल्के रेंगने लगती है हाथी के सूंड में। और तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपने बचपन में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, या रेंगो गो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई। और जब हाथी नदी सोखने को तैयार हो जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है और पूरा सिस्टम, पूरी प्रक्रिया जो अक्रियाशील थी, इनएक्टिव थी, वह अब एक्टिवेट हो जाता है और अंत में बढ़ई का दाल का दाना निकाल देता है, तोते को मिल जाता है। अब इस पूरी कहानी पे गौर करिए, सबसे ताकतवर कौन है, सबसे बड़ा लीडर कौन है, सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक कौन है, सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है, सबसे बड़ा किसी भी दिशा में सोचिए, उत्तर चींटी आती है। जबकि चींटी बहुत बड़ा तत्व नहीं है, बहुत छोटा तत्व है। इससे बड़े ज्ञान बल में, धन बल में, बाहुबल में सभी एलिमेंट्स, हाथी, राजा, रानी सभी उससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन चींटी सब पर भारी पड़ती है अपने केवल दो गुणों के कारण। और वो दो गुण क्या हैं? अगर उन दोनों गुणों को हमने पहचान लिया और अपने में ले लिया तो हम भी सब पर भारी हो जाते हैं। वो दो गुण क्या हैं? पहला, संवेदना, सेंसिटिविटी। और सबके पास चींटी गिड़गिड़ाते हुए गया, किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, तोता गिड़गिड़ाते हुए गया, किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन चींटी में इतनी संवेदना हुई कि वह खुद आकर तोते से रोने का कारण पूछती है। तो पहला गुण संवेदना, जिसकी वजह से चींटी तोते से आकर उसके दुख का कारण पूछती है। और दूसरा सबसे बड़ा गुण, उसके वश में जितना है उतना करना। अगर चींटी केवल तोते से दुख का कारण पूछती, कुछ करती नहीं, तो वह यह सब नहीं हो पाती और उसकी संवेदना भी सच्ची नहीं कही जा सकती, वो क्यूरियोसिटी कही जा सकती थी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा गुण, कि उसके वश में जितना है उतना उसने किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े बड़े इसमें एलिमेंट्स हैं कहानी में, हमारा महज रेंगना क्या मायने रखेगा। लेकिन अगर वह पूरी संवेदना के साथ रेंगी तो उसने पूरा परिवर्तन कर दिया। तो मैं सारे युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब उस चींटी की कहानी से सूत्र समझें, और अगर आप पूरी संवेदना के साथ जो आपके वश में है उतना करते हैं तो आप जो चाहेंगे बन जाएंगे। आपके सारे सपने सच होंगे, आप जैसा समाज बनाना चाहेंगे बन जाएगा, आप जैसा देश बनाना चाहेंगे बन जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि पूरी संवेदना के साथ आपके वश में जितना है वो करना है। यह नहीं सोचना है कि हमारी ताकत कम है, क्योंकि पूरी संवेदना के साथ किया गया छोटा सा काम भी स्विच की तरह से बर्ताव करता है। जैसे स्विच में जरा सी ताकत लगाने से कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, सिस्टम चालू हो जाते हैं, वैसे आपका छोटा सा किया हुआ काम बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ले आता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूँगा कि पूरी संवेदना के साथ आपके वश में जितना है उतना करने में लग जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कहें कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उनका जवाब देने के लिए मेरी दो लाइनें याद रखिएगा
कि सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। और एक चीज़ अगर और आप कहीं सुने कि समय खराब है, जमाना खराब है, कलयुग है, तो बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। वह एक कोई भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति ही कहीं कोई भ्रम फैला रहा है, अन्यथा समय बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर वही है, तो समय या ज़माना कैसे खराब हो सकता है। मेरी एक छोटी सी कविता है, वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। उस माहौल से जरा सा अलग हट करके देखिए, समय और ज़माना बहुत अच्छा नज़र आएगा। और अगर कुछ कमी है उस परिवेश में जहां हम रह रहे हैं, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उसी चींटी की तरह से। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारी व्यवस्था तो ऐसी नहीं है कि हम कहें कि समय अच्छा है। उनके लिए ही मैं वो शेर सुनाता हूँ, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वह उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वह उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। और जो मुख्य मुद्दे का शेर है कि हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। आपने हैंडपंप लगवाया होगा या लगते देखा होगा, तो हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। पहले गंदा मटमैला फिर साफ पानी खींचता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ पानी खींचता है। और ये केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं और जनतंत्रों के लिए है कि जब शुरुआत में गंदा मटमैला पानी आ जाता है, लेकिन मैंने एनालिसिस करके अपने उपन्यास में इसको दिखाया है कि 60-70 सालों बाद साफ पानी आने का मौसम आ जाता है। तो अब 2010-15 के बाद हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जितने देश हैं, जितने जनतंत्र हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं अपने आप अब सुधरने वाली हैं और पूरी दुनिया में अच्छी व्यवस्थाओं का मौसम आने वाला है। उसमें हमें अपनी भूमिकाएं तय करनी हैं। और सबसे बड़ी हमारी भूमिका ये होगी, जिसके लिए मैं फिर आपको एक छोटी सी हाइकू कविता होती है, केवल 14 अक्षरों की, वह आपके सामने रखता हूँ, 3 लाइन की जापानी शैली की। और जो दिल्ली में तमाम सारे कांड अभी हमारे सामने आए हैं, उसको भी याद करते हुए और हमारे जनतंत्र को भी याद करते हुए केवल 14 अक्षरों की ये कविता का ध्यान से आनंद लीजिए कि हमारा वोट 5 साल की गुड़िया, हमारा वोट 5 साल की गुड़िया रेप न करें, हमारा वोट 5 साल की गुड़िया रेप न करें। 5 साल पे हमें जो मतदान का अवसर आता है, जिसे 5 साल की गुड़िया से तुलना की गई है, उसका जाति, धर्म और अपने निजी स्वार्थ, इनसे ऊपर उठकर वोट दीजिए। तभी हमें सुंदर समाज, सुंदर देश, सुंदर भविष्य, सुंदर धरती मिलेगी। और चलते चलते एक चीज़ जो और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वह आपके सामने रखूँगा। आज हमारी नदियों का जो संकट है, आप सब युवक हैं, अगर नदियाँ बचेंगी तो हम भी बचेंगे, अगर प्रकृति बचेगी तो हम भी बचेंगे। नदियों को बचाने के लिए एक जो कार्य योजना मेरे दिमाग में है, आप सब लोग इस पर विचार करें, क्योंकि इन सब चीज़ों को सब लोगों के विचार से ही किया जा सकता है। हम कांवरिया बनकर के गंगा जल या नदियों का जल लाते हैं, शंकर जी पे चढ़ाते हैं। क्यों ना अब जब नदियाँ बहुत उछली हो गई हैं, उसमें पानी बचाने रखने की शक्ति नहीं रह गई है और इतना कम पानी हो जाता है कि नाले का पानी उस पर हावी हो जाता है, तो अगर हम नदियों को गहरा कर लें तो जो नाले उसमें जाते हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हर नदी में
अपने को शुद्ध करने के जीवाणु होते हैं, तमाम सारे केमिकल्स जो पहाड़ों से आ जाते हैं। तो अगर हम नदियों को गहरा कर दें तो नदियों का संकट खत्म होने लगेगा। और उसको गहरा करने के लिए जब हम कांवरिया बनकर नदी के पास जल लेने जाते हैं तो दोनों कलश में जल उठाते हैं। क्यों ना एक कलश में जल उठाएं और दूसरे कलश में वहीं नदी के नीचे की मिट्टी उठा लें। एक कलश में जल और एक कलश में मिट्टी, जब करोड़ों करोड़ों लोग नदी के नीचे बेड से एक एक कलश मिट्टी उठाने लगेंगे तो 4, 6, 10 साल में सारी नदियों का स्वरूप बदल जाएगा। जो काम बड़ी बड़ी वर्ल्ड बैंक योजनाएं और बड़े बड़े सरकारी योजनाएं नहीं कर पाई, वो हम आप मिलकर के कर सकते हैं, वो चींटियां मिलकर के कर सकती हैं। तो इसके लिए मेरा आह्वान है कि इसी सावन से जब हम अगर कांवरिया बनते हैं तो एक कलश में मिट्टी और एक कलश में पानी उठाएं। और ये कोई नई बात नहीं है, तो ये मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट के रूप में रखता हूं। अगर आप इसे उचित माने तो इसका प्रयोग इस साल कर सकते हैं। एक चीज हमारे वश में है कि हम जिसके भी जीवन को स्पर्श करें, हम जिसके भी जीवन में आए, वह अपने को सौभाग्यशाली माने कि हम जैसे मित्र उसको मिले। अगर आप में से हर एक आज यही ये तय कर ले कि आप जिसके जिसके जीवन में आएंगे या जिसके जिसके जीवन को स्पर्श करेंगे, वह अपने को खुशनसीब मानेगा, सौभाग्यशाली मानेगा, तब भी एक नई परंपरा चालू हो जाएगी, एक नया संचार चालू हो जाएगा। और इस बड़े ऑडिटोरियम की एक सिनर्जी पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। हमारे ख्याल से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 2 लाइनें अपनी जो मैं हर जगह बार बार कहता हूँ कि जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, रामदेव जी का और सभी लोग।